हेलो एवरीवन, वेलकम टू O2IS अकेडमी यूट्यूब चैनल। हम यहाँ पर हैं एक और टॉपिक सा जो हम कर रहे हैं पॉलिटी बाइट्स सीरीज़ में। आज का जो टॉपिक होगा वो है DPSP। कल हमने फंडामेंटल राइट्स का फुल चैप्टर क्लोज कर दिया है। नाउ वी विल स्टार्ट विद टुडेज चैप्टर, दैट इज़ DPSP। तो इन पर्टिकुलर लेक्चर्स की PDF को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, प्लस आप हमारी O2IS अकेडमी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज चैप्टर, दैट इज़ DPSP। तो आई होप कि आपका जो फंडामेंटल राइट वाला पार्ट था वो फुल क्लियर आपको हो चुका होगा। अब देखिए, व्हेन इट कम्स टू द DPSP, ठीक है, तो ये हमारा जो कंसेप्ट था DPSP और फंडामेंटल राइट्स का, ये बेसिकली स्टार्ट हुआ था, सप्रू रिपोर्ट आई थी एक, इट वाज इन 1945। 1945 की सप्रू रिपोर्ट में ये बोला गया था कि हम सिटीजन्स को या लोगों को दो तरह के राइट्स देंगे। एक तो होंगे जो जस्टिफेबल होंगे और एक होंगे जो नॉन जस्टिफेबल होंगे। जस्टिफेबल का मतलब क्या है कि जिनको लेके आप कोर्ट में जा सकते हैं। अगर आपका कोई राइट वायलेट होता है तो उस आप पर्टिकुलर राइट को लेकर कोर्ट में अपने लिए इंसाफ मांगने जा सकते हैं। और नॉन जस्टिफेबल मतलब अगर उसका कोई वायलेशन भी होता है तो आप उसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड्स का मीनिंग है। अभी कल तक जो हमने पूरी इस सीरीज में लेक्चर किया वो था पार्ट 3 को लेके, जो है फंडामेंटल राइट। जो हमने उसमें पढ़ा था कि अगर हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो सम पर्टिकुलर राइट के लिए हम कहाँ अप्रोच कर सकते हैं? डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास। कौन से आर्टिकल के अंडर? दैट इज आर्टिकल 32। लेकिन वही सेम बात जब हम हाई कोर्ट के केस में करते हैं, दैट इज विद 226। तो ये हमने पढ़ा था अभी तक के पीछे वाले लेक्चर्स में। ये था फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट। एंड फंडामेंटल राइट्स कहाँ से कहाँ तक है? दैट इज 12 to 35। नाउ अब हम जो करने जा रहे हैं दैट इज DPSP, ठीक है, डायरेक्टिव पॉलिसी फॉर स्टेट पॉलिसीज। ठीक है, कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं हमारे स्टेट के लिए। ठीक है, जब अगर आप DPSP को देखें तो इसका फुल फॉर्म जो होता है दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी। मतलब स्टेट जब अपनी कोई पर्टिकुलर पॉलिसी बनाएगी तो उसके लिए कुछ एक रास्ता दिखाया गया है, मतलब कुछ उसके लिए भी प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, कुछ उसूल बोले गए हैं जो स्टेट को अपनी पर्टिकुलर पॉलिसी प्रोग्राम के दौरान या जब कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट करेगा उस दौरान उसको ध्यान में रखने होंगे। ठीक है, अब ये जस्टिफेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर उनमें से कोई भी, अगर आपका कोई वायलेट होता है तो आप उठ के सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे कि नहीं, स्टेट ने ये लॉ बनाया है, इसमें मेरे DPSP का ध्यान रखा नहीं है। ये है इन दोनों का जो डिफरेंस है। और ये कहाँ से हमारा इनिशिएट होता? दैट वाज अंडर सप्रू रिपोर्ट। ठीक है, अब जो हम DPSP पढ़ेंगे ये हैं आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। ठीक है, अभी तक जो हमने करा, हमने पढ़ा आर्टिकल 12 से लेके 35 तक हमने पढ़े थे फंडामेंटल राइट्स। नाउ वी विल स्टार्ट विद आर DPSP। तो बेसिकली ये जो DPSP का कंसेप्ट है ये लिया कहाँ से गया है? ये लिया गया है हमारा आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, ये तो हमने देखा ही है कि जो हमारे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उसके बहुत सारी चीज़ें अलग अलग कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। तो ये जो पर्टिकुलर कंसेप्ट है ये हमारा लिया गया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। लेकिन क्या इसके पहले कुछ ऐसा नहीं था? देखिए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उससे पहले भी एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता था, राज किया जाता था, तब भी तो कोई तो हमारा हेड था ना। तो उस टाइम पे हेड कौन थे? वो थे गवर्नर जनरल। ठीक है, ये लोग हमारे लिए पॉलिसीज बनाते थे। इन लोगों का ही, इनको जो भी कमांड्स मिलते थे इनके लिए भी एक इंस्ट्रक्शंस थी ड्यूरिंग उस पर्टिकुलर, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले भी इंस्ट्रक्शंस थी गवर्नर जनरल्स को कि जो भी वो पॉलिसी बनाएंगे या जो कोई वो लॉ बना रहे हैं उसको क्या क्या ध्यान में रखना है। तो वो था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो था हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। ठीक है, ये वाला तो हमारे पास बाद में आया ना कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उस टाइम पे हमने 1949 उस एरिया में देखा था कि कहाँ से हमने ये पर्टिकुलर चीज़ को बोरो किया है। बट द थिंग इज इससे पहले भी इंस्ट्रक्शंस थी, उनको भी ध्यान में रखा गया था। देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हम सोर्सेज की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अपने आप में एक बहुत बड़ा मेजर सोर्स था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जो प्रोविजंस इंक्लूड किए गए थे उनमें से एक प्रोविजन था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ DPSP शामिल है। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि कौन से पर्टिकुलर का कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन हमारे किस सोर्स से आया हुआ है। अब बात करते हैं हम एम के ऊपर। देखिए, जब हमने प्रीएम्बल देखा था तो हमने पढ़ा था कि सोशल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, तो कौन सी चीज़ क्या इंश्योर करता है? ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आपको क्या इंश्योर करता है? तो जब बात आती है DPSP के एम की कि हम इस चीज़ को जब हमने इंक्लूड किया तो हम क्या चाहते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसको इंक्लूड करने के दौरान। ठीक है, तो इट इज़ बेसिकली सोशल एंड इकोनॉमिक गोल्स। तो जब भी हमारे पास DPSP की बात आएगी तो हम बोलेंगे कि इट इंश्योर्स आर सोशल एंड इकोनॉमिक
डेमोक्रेसी, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। किस लिए? अबाउट अ नॉन वायलेंट सोशल रेवोल्यूशन। हमें क्या चाहिए? सोशल और इकोनॉमिक। देखिए इसको हम एक थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पहले क्या होता था कि जो लोअर क्लासेस होती थी उनको प्रोफेशन के लिए भी, मतलब उनके काम के लिए भी उनको किसके, या तो अपर क्लास के पास जाना पड़ता था या कुछ ऐसे काम जो बिल्कुल अपने जो सोसाइटी से बाहर निकल के थे वो काम करने पड़ते थे। तो उनको सोशली तो वो हरास हो ही रहे थे। किस वजह से? कास्ट सिस्टम की वजह से। लेकिन इस पर्टिकुलर कास्ट की वजह से उनका इकोनॉमिक जो चीज़ें थी वो भी बहुत ज़्यादा वायलेट हो रही थी, ठीक है। सो उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हमने सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इंश्योर करने के लिए ये एक एम था हमारे डीपीएसपी का, ठीक है। नेक्स्ट इज टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ वेलफेयर स्टेट। देखिए पुलिस स्टेट क्या होता है? पुलिस स्टेट मतलब टोटली रूल किसका है? गवर्नमेंट का, या फिर किसी भी उसका कि जिसमें आपके हक का कोई देखा ही नहीं जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए हम इसको कैसे समझते हैं कि एक ये दो स्टेट्स लेते हैं, ठीक है। दोनों स्टेट्स में हम क्लासेस बना देते हैं कि इसमें अलग 3 क्लासेस हैं। ये है क्लास 1, 2, 3, ये है, इसमें भी 2 क्लास 3 क्लास। जब पुलिस स्टेट की बारी आएगी हमें निकालना, अगर हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि टोटल अगर हम किसी का कितना इकोनॉमी है, मान ली इसका भी 500 रुपये है, ठीक है, इसका भी 500 रुपये है। बट हमने एक चीज़ है, जब बात पुलिस स्टेट की आएगी तो उसमें सोशली और इकोनॉमिक को नहीं देखा जाएगा। टोटली बिल्कुल गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन, बिल्कुल हरासमेंट जो अच्छा से नहीं होगा। तो हो सकता है कि इस पुलिस स्टेट में जो सिर्फ क्लास 1 है उसी के पास 400 रुपये पूरे हों, ठीक है। सेकंड और थर्ड बिल्कुल हरास्ड हो इसमें। बट व्हेन इट कम्स टू द सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की जब हम बात करेंगे तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि इनके पास हो सकता है 200 हो लेकिन 100 रुपये इनके पास भी हो, ठीक है। और जिसमें कोशिश ये किया जाए कि जो ये वाले नीचे वाले सेक्शन से इनको थोड़ा और फंड्स दिया जाए इनका कम करके, ताकि एक इक्वल एक लेवल बन जाए। तो उस वेलफेयर स्टेट के लिए तो बेसिकली हम डीपीएसपी को जब भी हम बोलेंगे या कभी भी हम, ये बहुत बार क्वेश्चंस में भी पूछा गया है कि डीपीएसपी क्या इंश्योर करता है। तो पहली चीज डीपीएसपी जो इंश्योर करता है दैट इज सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ठीक है। और बेसिकली मेन जो सबसे बड़ा एम है डीपीएसपी का दैट इज टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट को ध्यान रखिए। से नेक्स्ट इज एंड टू इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एंड इनइक्वालिटीज। जब हम आगे आर्टिकल्स पढ़ेंगे, ठीक है, तो हम देखेंगे इनइक्वालिटीज वाली। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 2 स्टेट्स अगर हम कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो इस इनइक्वालिटी ताकि हर एक क्लास एक बराबरी में आ जाए, ठीक है। हर एक जेंडर, बात क्लास की नहीं है, बात है सिर्फ जेंडर की भी है कि मेल और फीमेल अगर कोई पर्टिकुलर काम करे क्या उनको इक्वल पे हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ये इंश्योर कराता है, वो है हमारा डीपीएसपी। अब हम देखते हैं कि फीचर्स क्या है हमारे डीपीएसपी। एम तो हमने देख लिया, एम में हमने क्या देखा कि टू एस्टैब्लिश 2 चीज़ें, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, और एक हमने बोला कि वेलफेयर स्टेट, ठीक है। ये 2 चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। नाउ इसमें भी वही सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है हमारा। नेक्स्ट इज फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। देखिए हमने फंडामेंटल राइट्स किसको दिए थे? फंडामेंटल राइट्स हमने बोला कि नेगेटिव ऑब्लिगेशन थे किसके ऊपर? वो है हमारे सिटीजन्स के ऊपर, सॉरी स्टेट के ऊपर। तो पॉजिटिव ऑब्लिगेशन जो है वो है डीपीएसपी। कैसे? ये स्टेट को एक रास्ता दिखाता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कुछ एक प्रिंसिपल्स बताता है कि आपको कैसे काम करना है। मान लीजिए कोई इलेक्शंस आ रहे हैं तो जो उनका मेन होगा कि उनका इलेक्शंस किस बेसिस पे कंडक्ट है, क्योंकि हर एक पार्टी जब भी एक इलेक्शंस कंडक्ट कराती है तो कुछ चीज़ें बोलती है हम ये करेंगे वो करेंगे। तो जो डीपीएसपीस है वो एक उनको बेस पैनल देता है, ताकि किस लिए कि आप इन सब चीज़ों के ऊपर अगर आप अपने लॉज बनाएंगे, पॉलिसीज बनाएंगे तो वो लोग जीत भी जाते हैं। तो आप देखना कभी भी जब वो एक पर्टिकुलर मोड ऑफ जब वो आता है, पैम्फलेट आता है उसका कि कौन सी पार्टी क्या एस्पायर कर रही है आपके लिए, तो आप देखना, अब लिंक करना वो कहीं ना कहीं हमारे डीपीएसपी से लिंक होते हैं। उनको पता है नहीं पता है, लेकिन जो हमारा फंडामेंटल बेस है अपनी कंट्री को गवर्न करने के लिए, पॉलिसीज के लिए, वो डीपीएसपीज में ही लिखा गया है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज इंप्लीमेंट दीज प्रिंसिपल्स बाय मेकिंग लॉज। किसका? वही स्टेट की पावर, जो मैंने अभी आपको बोला दैट इज पॉलिसी फॉर्मुलेशंस जो हैं वो है इन्हीं के अंडर। नेक्स्ट इज दे आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल एंड नॉन जस्टिफिएबल। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया जब हमने सप्रू रिपोर्ट की बात करी थी कि 2 टाइप्स में बांटा गया था, तो इनको एनफोर्स नहीं कराया जा सकता। आप नहीं बोल सकते जाके कोर्ट में कि मेरा पर्टिकुलर डीपीएसपी वायलेट हुआ है तो प्लीज आप इसके लिए इंसाफ कीजिए। नो, फंडामेंटल राइट में जरूर आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है आप उस पर्टिकुलर राइट के लिए कोर्ट जा सकते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू द डीपीएसपी तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना। नेक्स्ट इज दे आर पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस ऑन द स्टेट। ये मैंने आपको बोल दिया कि ऐसे कि ये स्टेट को एक रास्ता दिखाता है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। नाउ दीज प्रिंसिपल्स हेल्प द कोर्ट्स इन एग्जामिनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ। कैसे? देखिए मान लीजिए कोई एक लॉ आता है, ठीक है,
तो उस लॉ को बेसिस देखने के लिए कि जो एक पर्टिकुलर देश को चलाने के लिए, मीन्स अगर हम सिर्फ अपने इंडिया की ही बात करें तो क्या पॉलिसीज़ या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कैसा एक देश देखा था, ठीक है। तो ऐसे भी हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन एक बेस एक्ट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम एक्ट करता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने या हमारा इंडिया कैसा होना चाहिए, कैसे उसकी गवर्नेंस होनी चाहिए, कैसे हमारी गवर्नमेंट होनी चाहिए, क्या हमारी पॉलिसीज़ होनी चाहिए, क्या हमें इंश्योर करना है, ये सब कौन बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। तो पर्टिकुलरली डीपीएसपी जब एक लॉ की वैलिडिटी देखनी है, क्या ये मान लीजिए एक लॉ के अंदर 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये देखने के लिए कि क्या ये ज़रूरी है, तो हम डीपीएसपी को रेफर कर सकते हैं, हम मतलब कोर्ट्स डीपीएसपी को रेफर कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट फीचर्स एंड एम्स ऑफ द डीपीएसपी। अब देखिए व्हेन इट कम्स टू द कि डीपीएसपी के अंदर क्या है, डीपीएसपी के अंदर आर्टिकल्स हमने बोले वो है 36 से लेके 51 तक, बट उसके अंदर 3 चीज़ें हैं। एक है गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स दैट वी एज अ सोसाइटी शुड अडॉप्ट, मतलब हमको एक एज एन सोसाइटी हमें क्या इंश्योर करना है। जब हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो अब देखना उसमें एक सिटीजन्स के लिए भी कुछ चीज़ें दी हैं कि हमें नेशनल ऑनर को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है, या इंटरनेशनल पीस के लिए, वो हम जैसे आगे आगे आर्टिकल्स पढ़ते जाएंगे वो हम उनको देखेंगे, ठीक है। सो एज अ सोसाइटी हम कैसी सोसाइटी देखते हैं, एनवायरनमेंट के लिए हम क्या करते हैं, ये सब चीज़ उसमें मैंशन है। नेक्स्ट इज राइट दैट इंडिविजुअल शुड एंजॉय अपार्ट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स। एक तो फंडामेंटल राइट जो जस्टिफाइबल राइट्स है वो तो हमने पढ़ लिए, बट उनके बाहर भी हमें कुछ एक राइट्स दिए गए हैं और वो है हमारे डीपीएसपी के अंडर, ठीक है। देन पुलिस पॉलिसीज एट द गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट, एक गवर्नमेंट को लेके भी एक चीज़ें कि कैसी पॉलिसीज आपको बनानी है, कौन सी पॉलिसीज बनाने के दौरान आपको अपने ध्यान में क्या चीज़ रखनी है कि आपको कैसी पॉलिसी आपको बना के ताकि देश के लिए आप उस चीज़ के लिए काम कर सकें। देखिए अब मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रही हूँ कि डीपीएसपी के जो आर्टिकल्स हैं दैट आर फ्रॉम 36 टू 51, बट इसमें क्या है जो प्रॉपर आर्टिकल्स हैं वो हैं 38 टू 51। अभी 36 और 37 क्या है ये अभी हम देखेंगे, बिकॉज जब डीपीएसपीज को अगर हम स्टडी करना शुरू करेंगे, उनके एनालिसिस हम जब शुरू करते हैं, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 38 टू 51 कि हमारे डीपीएसपीज के अंदर कौन से प्रिंसिपल्स है, क्या चीज़ इंक्लूडेड है, ठीक है। सो व्हेन इट कम्स टू द आर्टिकल 36, तो पहले आप एक बार टेक्स्ट पढ़िए, फिर आपको शायद मे भी आप इसको रिलेट कर पाएं। सो डेफिनेशन इन दिस पार्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द स्टेट हैज द सेम मीनिंग एज इन द पार्ट 3। तो आपके काम की चीज़ है इतना पोर्शन। जब हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा था, फंडामेंटल राइट्स मतलब पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने आर्टिकल नंबर 12 पढ़ा था और जिसमें मैंने आपको बहुत डिटेल से समझाया था कि स्टेट क्या है, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें स्टेट में इंक्लूड होती हैं, लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबलीज, लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो आपको पता थी, बट 2 मेन पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाए थे कि ये कैसे कैसे उसमें इंक्लूड होते हैं। सो अभी हम यहाँ पे उसको रिपीट नहीं करेंगे, उसको आप पर्टिकुलरली एक बार फिर जाके रिवाइज कीजिए। सो आर्टिकल 36 बोलता है कि जो स्टेट की डेफिनेशन पार्ट 3 में दी है, पार्ट 4 के लिए भी वही डेफिनेशन अप्लाई होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 37, इसके भी हम एक बार देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन दिस पार्ट, द प्रोविजन शैल नॉट बी enforceable by any court. The principles therein laid down are nevertheless fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the state to apply these principles in the making laws. देखो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में 3 चीज़ें बोल रहे हैं कि एक तो ये एनफोर्सेबल नहीं है, जो मैं आपको पहली स्लाइड से बता रही हूँ, ये एनफोर्सेबल नहीं है। दूसरा, ये हमारे फंडामेंटल हैं, जो हमने पढ़ा किसमें, फीचर्स जो मैंने आपको बताया तो उसमें हमने पढ़ा कि दे आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, क्योंकि ये एक आपके लिए ग्राउंड बता रहा है कि हाँ आपके लिए ये ग्राउंड है, आपको इसमें आपकी पॉलिसी इन्हीं दायरों में, इन्हीं कॉर्नर्स के अंदर होना चाहिए, ठीक है। थर्ड, इसमें इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बोले कि किसकी ड्यूटी है इस चीज़ को अप्लाई करने का, दैट इज स्टेट का। इस जब हम डीपीएसपी कंप्लीट करेंगे, एक बार जब हमारे सारे आर्टिकल्स कंप्लीट हो गए, तो आई टेल यू पर्टिकुलर कुछ ऐसे लॉज जो पार्लियामेंट ने इनैक्ट किए हैं, किसके लिए, पर्टिकुलर डीपीएसपी को फोर्स में लाने के लिए। सो किसकी ड्यूटी है, ये है पार्लियामेंट की ड्यूटी। वो किसी भी डीपीएसपी के लिए लॉ बना सकती है, उसको एज अ लॉ उसको अप्लाई कर सकती है, ठीक है। तो ये था अभी तक का जो बेसिक ओवरव्यू था हमारे चैप्टर का डीपीएसपी का। लेकिन अब हम इसको डिटेल में करेंगे, तो जब हम डीपीएसपी पढ़ेंगे तो वी विल नॉट स्टडी कि हम डायरेक्टली 38 से लेके 51 तक जाएंगे, नो, वी विल स्टडी इट इन 3 पार्ट्स। जब हम डीपीएसपी को पढ़ते हैं तो इसमें हम 3 आइडियोलॉजीज देखते हैं। एक देखते हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल के बेसिस पे, एक देखते हैं हम लिबरल प्रिंसिपल्स के बेसिस पे, और एक देखते हैं हम गांधीयन प्रिंसिपल्स के लिए, ठीक है। तो अब हम इन तीनों के अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स कैसे इंक्लूड होंगे, एक चीज़ हम ये देखेंगे।
बट उसके साथ आप इसमें एक नोटिस करेंगे कि कुछ आर्टिकल्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब एक पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर, जैसे अगर 43 है उसके अंदर ए है, इसका मतलब ये किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया हुआ है। बट इसमें तो हम पढ़ लेंगे वो पर्टिकुलर आर्टिकल, लेकिन अमेंडमेंट्स को लेके हम अलग से नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कौन से अमेंडमेंट के अंदर कौन सा आर्टिकल इंक्लूड किया गया, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बिकॉज अभी बीच में अगर मैं ऐसे डाल दूंगी तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे किस अमेंडमेंट के साथ क्या आर्टिकल ऐड हुआ था। ठीक है, सो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएस। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स के साथ। तो देखिए, जब मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रही हूँ तो उसमें हम क्या बोल रहे हैं कि सोशलिस्ट मीन्स, जब हमने डीपीएसपी की बात की तो हम देख रहे हैं सोशलिज्म और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। अब सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स का मतलब अगर हम डायरेक्टली देखें दैट इज सोशलिज्म। और जब हमने प्रियम्बल का चैप्टर किया था उसमें भी हमने बोला था कि पर्टिकुलर वर्ड को ऐड किया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। लेकिन मैंने आपको उसमें ये चीज़ भी बोली थी कि ये पहली बार ऐसा नहीं था कि सोशलिज्म का कंसेप्ट हमारे गवर्नमेंट को याद आया था, नहीं, उससे पहले भी सोशल डेमोक्रेसी को लेकर या सोशलिज्म को रखने के लिए जो हमारे पास प्रोविजंस थे वो ऑलरेडी डीपीएसपी में इंक्लूडेड थे। ठीक है, सो व्हेन इट कम्स टू द सोशलिस्ट प्रिंसिपल, तो ये क्या है, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एंड सेट पार्ट टू द वेलफेयर स्टेट। जब हम सोशलिज्म की बात करते हैं तो सोशलिज्म में हम क्या पढ़ते हैं, सोसाइटी के लिए, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल एक चीज़ हम पढ़ते हैं, दूसरे हम क्या पढ़ते हैं, सोसाइटी के लिए, जो पूरी सोसाइटी के लिए हम एक चीज़ करेंगे, दैट इज कॉल्ड सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स के अंदर। ठीक है, सो वेलफेयर सोशलिस्ट स्टेट बनाने के लिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो ये आप टेक्स्ट कभी भी रिवाइज करेंगे तो दीज सी जो मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ वो एक थोड़ा डिटेल में चलेगा, बट अगर आपको एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, उसके बाद जब आप इन पर्टिकुलर पीडीएफ्स को या पावर पॉइंट जो ये प्रेजेंटेशन स्लाइड्स को प्रेफर करेंगे तो आपके क्वेश्चन के लिए ये काफ़ी है। बट अगर आपको कंसेप्ट समझ में आएगा तो आपके लिए रिवाइज करने के लिए बहुत ईजी होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट इज ये पर्टिकुलर आर्टिकल्स हैं। ठीक है, ये आई थिंक ऐसा मेंशन है, बट वी विल स्टडी इन डिटेल अभी कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स के अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स हैं और कौन सा आर्टिकल क्या बोलता है। सो व्हेन इट कम्स टू द फर्स्ट आर्टिकल, तो पहला आर्टिकल देखिए, पहले आप इसको टेक्स्ट पढ़ेंगे, बिकॉज अगर आप टेक्स्ट देखेंगे तो आपको उसके साथ में समझ जाएगा कि कौन सा आर्टिकल क्या बोल रहा है। प्रमोट द वेल, सी एक और चीज़, अब जब हम आगे जो जो हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे वी विल मार्क द इंपॉर्टेंट पार्ट्स जिनके बेसिस पे आपके क्वेश्चंस बनेंगे। एंड आपको ये देखेंगे लास्ट में जब थोड़े क्वेश्चंस करेंगे, एंड नेक्स्ट लेक्चर में भी वी विल कवर सम क्वेश्चंस, उसमें आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि कैसे अगर जो आपके वर्ड्स अंडरलाइन, जो मेन की वर्ड्स होते हैं पर्टिकुलर आर्टिकल को, उसके बेसिस पे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो वेन प्रमोट द वेलफेयर वाला कंसेप्ट तो पूरे पीपल बाय सिक्योरिंग अ सोशल थ्रू justice, social, economic and political shall inform all the institutions of the national life. द स्टेट, देखिए अब ये दो हैं, इसमें दो प्रोविजंस है। ठीक है, अब इसमें आपको सबसे पहले नज़र इसी पे गई होगी, लेकिन आप इसको भी रहने दीजिए, ये मेंशन मैंने कर दिया, बट जब हम अमेंडमेंट्स करेंगे तब उसमें देखेंगे। तो 38 क्या बोलता है, द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर स्ट्राइव टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज़। ये पर्टिकुलर चीज़ जो मैंने आपको क्लास वाला जो ग्रुप को एक सेक्शंस में डिवाइड किया था वो हम देखेंगे। इन इनकम स्टेटस फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ नॉट ओनली अमंगस्ट, ये चीज़ individuals but also amongst groups of people residing in different areas or engaged in different vocations। तो आपके 38 क्या बोल रहा है, जो हम कब से बोल रहे हैं कि एक एम था वेलफेयर स्टेट, आर्टिकल 38 यही बोल रहा है कि हमको वेलफेयर स्टेट बनाना है। ठीक है, सी आपको जब भी डीपीएसपी लर्न करने होंगे ना, आप इनको कनेक्शन में याद रख सकते हैं कि वेलफेयर स्टेट बनाना, लेकिन कैसे बनेगा, एक सेकेंड। ठीक है, हमको बनाना है वेलफेयर स्टेट, लेकिन वो कैसे बना, इनइक्वालिटीज़ को कम करने के लिए। ऐसे अपन चीज़ों को याद रख सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको एक सीक्वेंस में, बिकॉज जब क्वेश्चन आएगा तो इट कैन बी लाइक डायरेक्टली वो आपसे आर्टिकल पूछ सकता है कि कौन सा आर्टिकल क्या इंश्योर कर रहा है, क्या उसमें प्रोविजन मेंशन्ड है, तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। सो व्हेन इट कम्स टू द आर्टिकल 38, वो बोल रहा है कि हमें एक वेलफेयर स्टेट एस्टैब्लिश करना है। वो कैसे एस्टैब्लिश होगा, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ, और कैसे इनइक्वालिटीज़ को हमें मिनिमाइज करना है। तो इनइक्वालिटीज़ के जो ग्राउंड है वो भी इसमें मैंशन है कि इनकम स्टेटस फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट आर्टिकल 38, जिसमें हमने दो क्लॉजेस पढ़े। पहला क्लॉज तो ऑलरेडी मेंशन था, दैट इज सोशल इकोनॉमिक। लेकिन आपको इसमें याद है कि जो मैंने आपको बोला कि इफेक्टिवली जब हम डीपीएसपी के एनालिसिस करते हैं तो हम पढ़ते हैं 38 से 51 तक। तो जो पहला आर्टिकल, जो उसका पहला एम होगा डीपीएसपी का, वही तो इंश्योर करेगा, दैट इज वेलफेयर एंड सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। और उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, इनइक्वालिटीज को कम करने के साथ। ये आपको याद करने के लिए एक ऐसी चीज़ बोला। नाउ नेक्स्ट इज आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 में है राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड।
ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वीमेन, प्रिजर्वेशन ऑफ द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सिबल अब्यूज, अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। अब देखिए, अब इसमें एक चीज़ नोटिस कीजिए, ये जो पूरा आर्टिकल है ये आपकी नॉर्मली, अगर हम एक नॉर्मल सी बात करें, आपकी डेली लाइफ के लिए ही लिखा है कि एक इंसान को, सबको अधिकार है कि आप एक बेसिक लाइवलीहुड अपने लिए गेन कर सके, आप कमा सकें, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जो हमने पुलिस स्टेट और वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट पढ़ा था, मैंने आपको उसमें बोला पुलिस स्टेट में हो सकता है कि सब कुछ एक ही सेक्शन के साथ हो, बट व्हेन इट कम्स टू द वेलफेयर स्टेट उसमें हम क्या बोलेंगे कि सबके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है। प्रिवेंशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ये दोनों पॉइंट हमने देख लिए। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मैन एंड वीमेन, ये मैंने आपको पहले भी बोला कि जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कास्ट पे भी है, ऐसा भी जेंडर में भी हो सकता है कि मैन और वीमेन सेम काम करें लेकिन उनको पेमेंट्स अलग हो, तो ऐसा नहीं है। प्लस हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर्स, चिल्ड्रंस, ठीक है, इन दोनों को, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए आप प्रॉपरली एक कंडीशंस आप करेंगे। इसके लिए आगे एक और आर्टिकल है, अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ये ध्यान रखिएगा किसमें चिल्ड्रन बोला गया है, लेकिन अभी हम एक और आर्टिकल पढ़ेंगे कि जिसमें वर्कर्स को लेके भी पर्टिकुलर कंडीशंस को लेके बात की गई है कि वर्कर्स के लिए कैसी कंडीशंस होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 39A। देखिए अभी आ गया एक और, जिसमें हमने, तो इसमें क्या बोला था, प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर। जस्टिस की बात तो हम करें, लेकिन किसी के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो उतना एक लॉयर कोई हायर कर सकता है, अच्छा लॉयर हायर कर सकता है, तो उसको जस्टिस कैसे मिलेगी। सो 39A बोल रहा है कि ये शायद गवर्नमेंट का फर्ज है, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एक पर्टिकुलर जो इंसान नहीं पे कर सकता है उसको भी जस्टिस के लिए लीगल एड दी जाए, ठीक है। तो ये कंसेप्ट ऐड हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से, ठीक है। आर्टिकल 41 ये भी सोशलिज्म के अंदर है, दैट इज इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबल, सिक्योर सिटीजन्स राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंस, ठीक है। तो जब भी कोई अनएम्प्लॉयमेंट आ गया एज, अब ऐसा नहीं है, बट सी ऐसा नहीं है कि आप अगर अभी देखिए अभी क्या हमारे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जाके ये बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट को कि नहीं आपने तो इसमें मेंशन किया है तो मुझे नौकरी दीजिए, नहीं, इसके लिए ट्राई किया जा सकता है, बट द थिंग इज पार्लियामेंट मतलब स्टेट की पॉलिसीज इसके लिए बनाई जा सकती हैं। तो ये सिर्फ एक प्रिंसिपल्स गवर्न कर रहा है कि पॉलिसीज़ को कैसे बनाया जाए, कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, कोई लोग सिक हैं, कोई डिसेबल्ड हैं, ठीक है, तो उनके राइट टू वर्क, एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस के लिए पॉलिसीज़ बनाई जानी चाहिए, ये बोलता है आर्टिकल 41। एंड एज एन सोसाइटी सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स अभी हम कर रहे हैं, तो ये उसके अंडर एक आर्टिकल है। सो 42 बोलता है जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। तो जब मैटरनिटी रिलीफ का कंसेप्ट आएगा दैट इज इन आर्टिकल 42। अभी हमने पीछे देखा दैट 39 में जो हमने देखा दैट इज फॉर चिल्ड्रन की हेल्थ के लिए, बट जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस फॉर वर्कर्स एंड मैटरनिटी रिलीफ का कंसेप्ट है 42 में। एंड व्हेन कम्स टू द 43, सिक्योरिंग अ लिविंग वेज, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर्कर्स। लिविंग वेज का मतलब क्या है, देखिए तीन चीज़ें होती है, वन इज मिनिमम वेज, देन इट इज़ फेयर वेज एंड देन इज द लिविंग वेज। तो मिनिमम इज दिस, सबसे कम, कि मतलब एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए। फेयर वेज इससे थोड़ा सा ऊपर, कि ठीक है बेसिक कंडीशन से ऊपर हम कुछ चीज़ें ले सकते हैं। एंड लिविंग वेज एक अच्छी वेज जिसमें आप एक अच्छी लाइफ को, एक जिसमें हम एजुकेशन भी डाल सकते हैं, हेल्थ भी डाल सकते हैं, जिसमें हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े चीज़ों को लेके, बेसिक नेसेसिटीज प्लस कुछ अच्छी चीज़ें, बिकॉज रोटी कपड़ा मकान वाला कंसेप्ट अभी गया, अब तो इंटरनेट भी हमारा बेसिक नीड्स में आ गया। सो ये सब चीज़ों को जब हम जाएंगे, सो दिस इज द कंसेप्ट, तो ये पर्टिकुलर चीज़। देन 43A बोलता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। अब इसमें भी देखिए ए मतलब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ही इसको आगे डाला होगा, ठीक है। सो ये बोलता है हमारा आर्टिकल 43A। आर्टिकल 47 है रेज द लेवल ऑफ द न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। सो दिस वाज द लास्ट आर्टिकल विच वाज इंक्लूडेड इन द सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। तो हमने सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स में क्या देखा, या तो कंडीशंस ऑफ वर्क के ऊपर बात हुई है, ठीक है, या हेल्थ के ऊपर बात हुई है, या किसी सेक्शंस के लिए पर्टिकुलरली कोई पॉलिसीज़ बनाने की बात की कि हाँ कोई अगर एक ऐसा सेक्शन है जिसके पास कुछ चीज़ें नहीं है तो उस पर्टिकुलर सेक्शन को लेके आप काम कीजिए, ठीक है। सो ये थे हमारे सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। नाउ नेक्स्ट इज आर गांधीयन प्रिंसिपल्स। देखिए तो गांधीयन प्रिंसिपल्स जो मतलब गांधी जी की जो आइडियोलॉजी थी उसके ऊपर जो प्रिंसिपल्स है, जैसा देश वो चाहते थे, जैसी गवर्नेंस अपनी कंट्री में वो चाहते थे, जिन प्रिंसिपल्स को वो एस्पायर करते थे, जो उस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को जो आर्टिकल्स डालेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, गांधीयन प्रिंसिपल्स, ठीक है। सो जो पहला प्रिंसिपल है दैट इज आर आर्टिकल 40 जो बोलता है विलेज पंचायत्स, बिकॉज गांधी जी बोलते थे जो हमारा मेन गवर्नमेंट सिस्टम होना चाहिए दैट
इज फ्रॉम विलेज, नीचे से हमें ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। सो विलेज पंचायत के लिए, अब इसके लिए पार्लियामेंट ने क्या लॉ बनाया वो हम देखेंगे बाद में नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। सो ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड एंडो देम विद द नेसेसरी पावर्स एंड अथॉरिटी। विलेज पंचायत का कंसेप्ट 43 में, आर्टिकल जो 43 है वो बोलता है कॉटेज इंडस्ट्रीज को लेके, ठीक है, क्योंकि जो गांधी जी थे उनका मानना क्या था, जैसे वो चरखा खादी ये सब चीज़ों को वो इस्तेमाल करते थे, वैसे ही वो 43 में बोलते हैं कि कॉटेज इंडस्ट्रीज के ऊपर ज़्यादा काम करना चाहिए, ठीक है। 43 भी बोलता है प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग एंड डेमोक्रेटिक, किसको लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब 43B तो मतलब कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो होगी, वैसे ये अमेंडमेंट ऐसी है कि मैक्सिमम लोगों को पता भी होगी, दैट इज 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। एंड ये आई थिंक मैंने आपको लास्ट लेक्चर फंडामेंटल राइट्स में जब हम कुछ कर रहे थे उसमें भी मैं फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस एसोसिएशंस वाला जब हम कर रहे थे उसमें भी हमने बोला था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ऐड किया था 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 46 जो बोलता है SC और STs के लिए, ठीक है, वो अनटचेबिलिटी क्लास सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा काम करते थे। तो ये गांधीयन प्रिंसिपल है कि SC STs हैं जो वीकर सेक्शंस हैं, जिनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, जिनका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, उस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए भी काम किया जाए। नेक्स्ट इज इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, मतलब जो लिकर हो गया, ड्रग्स हो गया, उन सब चीज़ों से दूर उनको प्रोहिबिट किया जाए। एंड देन इट इज़ प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काव्स एंड अदर मिल्क ड्रॉट कैटल एंड टू इम्प्रूव देयर ब्रीड्स, ठीक है। तो पशुओं का भी आप रिस्पेक्ट कीजिए। तो हमने गांधीयन प्रिंसिपल्स में क्या देखा, जो हमने वो वाले प्रिंसिपल्स देखे जो गांधी जी के एडलो, जैसे हमने बोला कि लिकर को ना कीजिए, ठीक है, जो वीकर सेक्शंस हैं या फिर जो सोशली जिनको आपने बहिष्कृत बाहर निकाल दिया था सेक्शन, जो कास्ट सिस्टम था, SC STs जो थे उनके लिए आप पर्टिकुलरली कुछ पॉलिसीज़ बनाइए जिससे उनको एजुकेशन में या वीकर सेक्शंस का जो उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, जो उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, वो चीज़ में रोका जाए एंड उनके लिए काम किया जाए। आपकी पर्टिकुलर पॉलिसीज़ उस चीज़ के लिए डिराइव्ड होनी चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 47 बोलता है प्रोहिबिट द कंजप्शन इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, ये हमने देख लिया। 48 तो हमने पूरे इसमें जो देखा दैट इज फॉर लिकर, ये हो गया। देन कोऑपरेटिव सोसाइटी, कॉटेज इंडस्ट्रीज, विलेज पंचायत। तो देखिए अभी आप जब गांधी प्रिंसिपल, अब देखिए कुछ चीज़ें ऐसी है ना कि जो आप नॉर्मल कॉमन सेंस से भी आप लिंक आउट कर सकते हैं। अगर आपको विलेज पंचायत का कंसेप्ट बोला जाएगा तो वैसे भी लिंक कर सकते हैं कि हाँ ये गांधी जी ने ही बोला होगा। स्लॉटर ऑफ काव्स एंड अदर, ये गांधीयन ही आइडियोलॉजी, बिकॉज सोशलिज्म और लिबरलिज्म में तो बिल्कुल भी नहीं, लिबरलिज्म ये सब चीज़ों में तो हम इन चीज़ों को इंक्लूड नहीं करते। दिस इज समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू द जो हमारी सोसाइटी का बेस है, जो विलेजेस है, जो हम एक आम आदमी के लिए जो चीज़ें कर सकते, बिकॉज गांधी जी का सबसे मेन मोटिव यही था कि जो भी हम करें एक जो ग्रास रूट लेवल से हम करें, ठीक है। तो ग्रास रूट लेवल पे विलेज पंचायत आएगी, ग्रास रूट लेवल पे कॉटेज इंडस्ट्री आएगी, ये एनिमल्स आएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो आपको वैसे भी गांधीयन प्रिंसिपल्स को, पर्टिकुलर आर्टिकल को, कभी कभी क्या होता है कि आपको ये निकालना होता है कि कौन सा प्रिंसिपल कौन सी आइडियोलॉजी के ऊपर है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप वैसे कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हैं। सो जो लास्ट हमने जो टाइप पढ़ा था दैट वाज लिबरलिज्म वाला, तो दैट इज लिबरल प्रिंसिपल्स। अब ये कौन से हैं? दीज प्रिंसिपल्स आर टू एस्टैब्लिश अ लिबरल सोशो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड टू मेक द स्टेट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर, ठीक है। तो ये वो वाले प्रिंसिपल्स हैं जो लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी को दर्शाते हैं। तो इनको हम देखते हैं कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं। सो जो पहला प्रिंसिपल है दैट इज आर्टिकल 44। एंड आर्टिकल 44 क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए अपने आप में ना एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आप एक पूरा क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? इसको अगर हम सिंपलेस्ट टर्म्स में समझे, वो है पूरे देश के लिए, हर धर्म के लिए, हर जाति के लिए, हर एक इंसान के लिए, हर एक नागरिक के लिए पर्टिकुलर टेरिटरी में सेम लॉ होना। किस पे? पर्सनल मैटर्स पे। और पर्सनल मैटर्स में क्या आता है? मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इसका बोलना ये है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर बोलना ये है कि अगर मैरिज को लेके कोई लॉ बनाया जाता है तो वो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सब पे अप्लाई होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो मुस्लिम्स उनका कुछ और है, क्रिश्चियंस का कुछ और है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो टोटली हमारे पास लॉ होना चाहिए वो सबके लिए सेम अप्लाई होना चाहिए। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको फर्दर कभी हम इस सीरीज में बाद में कभी इसके लिए पर्टिकुलरली एक लेक्चर इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। सो दिस इज रिलेटेड टू आर्टिकल 44 जो बोलता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। नेक्स्ट इज आर्टिकल 45। देखिए ये क्या बोलते हैं, इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर and education for all children until they complete the age of 6 years, ठीक है। ये अब है 0 to
6 years वाला कंसेप्ट। 86 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 चेंज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस आर्टिकल एंड मेड एलिमेंट्री एजुकेशन, जो जब हमने फंडामेंटल राइट्स किए थे उसमें हमने पढ़ा था आर्टिकल नंबर 21A, जो किससे आया था, वो आया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, और उस टाइम पे हमने ये बहुत डिटेल में किया था। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स में तो ये 21A के तरह ऐड हो गया, बट आर्टिकल 45 में इसने क्या चेंज किया, जो 14 तक था अब वो 0 to 6 ईयर्स को एक नॉर्मली अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए इसमें बोला गया। नेक्स्ट इज आर्टिकल 48, वो है ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स। बोलने का मतलब ये है कि अगर आपकी एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, उन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए आप फर्दर काम कर सकते हैं। प्लस उसमें क्या है कि आप मॉडर्न लाइन्स पे, ऐसा नहीं है कि जो 2000 में होता था, 1995 में होगा, उनके लिए नहीं है, मॉडर्न लाइन्स पर चीज़ को अप्लाई आपको करना चाहिए। तो आपको इसमें किसके लिए ये बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है पर्टिकुलरली स्टेट के लिए, कि जो आप अपनी पॉलिसीज़ बना रहे हैं उसमें आप थोड़ा मॉडर्न रिसर्च ये वो सब करके आप इस पर काम कीजिए। देन आर्टिकल 49 देखिए, ये है प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्टिव आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट विच आर डिक्लेयर्ड टू बी एन नेशनल इंपॉर्टेंस। और इसको हम अभी आगे देखेंगे, इसके ऊपर आगे लॉज भी बनाए गए हैं, पार्लियामेंट ने पर्टिकुलर लॉज बनाए हैं जिसमें हमें ये चीज़ों के रिस्पेक्ट करने के लिए कि देखिए हमने बोला था कि किसी एक डीपीएसपी को अप्लाई करने के लिए पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। तो वो लॉ कौन से हैं, कैसे हैं, इसके लिए बहुत सारे लॉज बनाए। तो कुछ हम क्वेश्चंस में कवर करेंगे, कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे कि किस चीज़ के लिए कैसे लॉ बनाए हैं। सो दिस वाज रिलेटेड टू द मॉन्यूमेंट्स। एंड आर्टिकल 50 बोलता है जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव को इनको सेपरेट करिए, ठीक है, कि जुडिशरी अपने अलग उसमें हो, एग्जीक्यूटिव अपने उसमें हो, पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट में, इन दोनों का कोई लिंक नहीं होना चाहिए, ये दोनों आपस में सेपरेट होने चाहिए, ठीक है। So it's Article 50 and then it is to Article 51 तो promote the international peace एंड सिक्योरिटी एंड मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन द नेशंस, मतलब आपके इंटरनेशनल रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, उसमें पीस होना चाहिए। फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस, ऐसा नहीं है कि हमारा लॉ है तो वो सुप्रीम है, और अगर कोई इंटरनेशनल ट्रीटीज़ आती हैं, जैसे हम बहुत सारे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज करते हैं, जैसे अभी COP27 हुआ, इन सब चीज़ों की तो उनके लिए आप रिस्पेक्ट करिए। एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन, कोई लॉ लीगली इन सबसे अच्छा है कि अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट हो जाता है तो आप आपसी समझौते से उनको ख़त्म कर लीजिए, ठीक है। सी तो आर्टिकल 51 बेसिकली बोलता है कि आप इंटरनेशनली अपने देश के अंदर तो आप करिए, लेकिन इंटरनेशनली भी आप पीस को मेंटेन कीजिए। सो दैट वाज ऑल अबाउट आर 3 टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल्स, सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल प्रिंसिपल्स। इनके हमने आर्टिकल्स पढ़ लिए, बट देखिए आप इसको बार बार करिएगा तभी आपको याद रहेगा कि कौन सा पढ़। देखिए आइडियोलॉजी को गांधीयन वाले तो वैसे भी निकालना आसान है, ठीक है, थोड़ा बहुत आप कंफ्यूज हो सकते हैं लिबरल और सोशलिज्म में। तो सोशलिज्म में आप ध्यान रखिए कि थोड़ा सोसाइटी के लिए, लिबरल में आप ऐसे याद रख सकते, इसको हम हार्ड एंड फास्ट तो नहीं अप्लाई कर सकते, लेकिन लिबरल में हम एक चीज़ देख सकते हैं जो आज के टाइम पे या जो आज़ादी के बाद जो डेवलपमेंट के लिए चीज़ें, मॉडर्न लाइंस पे जो चीज़ें हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, मॉडर्न साइंटिफिक टेम्पल लाइंस पे रिसर्च हो गया, ये इंटरनेशनल पीस हो गया, इन सब चीज़ों, क्योंकि एक बेसिक डेवलपमेंट अचीव करने के बाद आप इंटरनेशनली सोच सकते हैं ना, तो जो चीज़ें आज के टाइम पे अप्लाइड ज़्यादा है वो आप लिबरलिज्म में डाल सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल, ये 3 टाइप के प्रिंसिपल्स जो हमने क्लासीफाई किए हैं। सो अब हम देखते हैं थोड़ा से क्वेश्चंस, आई थिंक 2-3 क्वेश्चंस ही है, बट नेक्स्ट लेक्चर में वी विल इंक्लूड थोड़ा 5-6 क्वेश्चन, जिससे आपको ये पता लगे कि कैसे हम टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। सो हेयर इट इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंटेन्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो आई थिंक अभी तक तो आपको याद भी आ गया होगा, हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द ईयर 1950 एज। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की जब मैंने बात की थी तो हमने बोला था DPSP, तो DPSP का सोर्स के ऊपर जब भी बात आएगी तो इट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और दूसरा आएगा हमारा आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो आंसर विल बी DPSP। Okay. The purpose of the inclusion of DPSP in the Indian Constitution is to establish, तो इसके ऑप्शन था पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी, गांधीयन डेमोक्रेसी एंड सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो बार बार हमने 2 ही चीज़ें पढ़ी कि जब हमने DPSP को क्यों इंक्लूड किया, तो हम उसमें 2 ही चीज़ें डालते हैं, वन इज वेलफेयर स्टेट और एक है सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ठीक है। तो इसका आंसर ये है। अब देखिए ये चीज़ें ना ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है कि हम ये चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि अच्छा ठीक है गांधीयन वो एक आइडियोलॉजी, उन प्रिंसिपल्स को हम लोगों ने क्लासीफाई किया है, ठीक है, कि ये गांधीयन आइडियोलॉजी का है, ये लिबरल का है, ये है
सोशलिस्ट का। दीज आर द क्लासिफिकेशंस कि इसे पढ़ने के लिए, उस आइडियोलॉजी को समझने के लिए कि कौन से प्रिंसिपल किस उसमें मेंशन्ड है, ये तब हम देखते हैं। बट वो इंश्योर क्या करता है, वो इंश्योर करता है सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। जो हमने बहुत अच्छा सोशली, मतलब अगर हम सोशल की बात करें दैट इज रिलेटेड टू कास्ट का जो सिस्टम होता है। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मतलब इस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से हरासमेंट। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब हर एक सेक्शन, हर एक नागरिक को बराबर अधिकार है, वो किसी चीज़ के लिए अपना लाइवलीहुड अटेन कर सकता है, कमा सकता है, ठीक है, या कुछ और चीज़ें भी हैं जिनको वो उसमें इंक्लूड कर सकता है। सो आंसर विल बी डी, दैट इज सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। नाउ लास्ट question for the day is, which of the following articles of the DPSP deals with the Uniform Civil Code for Citizens of India? तो भी आपने 3 क्वेश्चंस में एक चीज़ देखा होगा कि एक चीज़ तो आ गया कि पर्टिकुलर आर्टिकल को लेके किस आर्टिकल में क्या लिखा है। दूसरा ये चीज़ देखिए किस तरह के क्वेश्चंस हैं। एक तो आएगा डायरेक्टली, फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी कि डायरेक्टली आर्टिकल पूछ लेगा कि क्या है। सेकंड है वो आपसे प्रोविजन पूछेगा कि किस आर्टिकल में है। थर्ड है कुछ डायरेक्टली आर्टिकल हमने पूछ लिया, प्रोविजन पूछ लिया। थर्ड है कोई चीज़ अचीवमेंट कि अगर पर्टिकुलर ये चीज़ है तो वो जो पॉलिसी फॉर्मुलेट हुई अभी, बिकॉज दिस विल बी अ एनालिटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन, कि वो कोई भी एक ऐसे पॉलिसी फॉर्मुलेशन का या कोई पॉलिसी आपको ऐसे दे देगा एंड इससे आपको पूछ सकता है कि ये आपके डीपीएसपी के अंडर कौन से प्रोविजन के अंडर इंक्लूडेड है, ठीक है। सो ये चीज़ अगर आपको डिटेल में समझ में आई होगी तो आप तभी आप इस चीज़ को कर सकते हैं। तो बात आती है जब यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, तो है आर्टिकल नंबर 44, ठीक है। 51, 47, 48 ए आपको याद होना चाहिए अभी तक। 51 तो एटलीस्ट आपको याद होना कि अभी हमने किया, दैट इज इंटरनेशनल पीस। तो आंसर विल बी 3, दैट इज 44 आर्टिकल। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर लेक्चर। तो अभी हमने इसमें किया है सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल प्रिंसिपल्स। लेकिन अभी जो नेक्स्ट हम लेक्चर लेंगे इस पर्टिकुलर डीपीएसपी को, दैट 2 ही लेक्चर्स हैं। सो डीपीएस उसमें हम देखेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुई हैं, प्लस कुछ केसेस हैं जिन्होंने फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच का जो कन्फ्लिक्ट था उनको सॉल्व किया है। तो वो 2-3 केसेस हैं, उनको हम करेंगे। एंड एक हम देखेंगे क्वेश्चंस का टाइप कि हाँ ये पर्टिकुलर कैसे क्वेश्चन आता है, बिकॉज अभी भी आपको आइडिया हो गया होगा बट उसमें भी हम ये चीज़ देखेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसको ज़रूर रिवाइज कीजिए, बिकॉज आर्टिकल्स प्रोविजंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी आप थोड़ा थोड़ा करके करते रहेंगे तो आपको लेटर इसमें बहुत हेल्प मिलेगा, बिकॉज आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बिकॉज दीज आर आर्टिकल्स, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो ये वाले आर्टिकल्स आपको बहुत डिटेल में कंसेप्ट वाइज आपको याद होने चाहिए कि आर्टिकल में क्या है, वो तो ठीक है, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी है उनका एनालिसिस करके उनको उस चीज़ को आपको याद रखना, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच, होप यू लाइक दिस लेक्चर। डू फॉलो आवर ऐप प्लस आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।